मैं और आप कहीं ना कहीं एक ऐसी एजुकेशन सिस्टम में पले बड़े हैं कि जहां पर हमें किताबी रट्टे लगाना, मार्क्स के पीछे दौड़ना ही सिखाया गया है। वही बोरिंग लेक्चर्स, होमवर्क और एग्जाम्स के प्रेशर ने हमारी रातों की नींद खराब कर दी थी। नतीजा ये है कि जब भी हम सक्सेसफुल लीडर, पीपल या फिर एंटरप्रेन्योर की बात करते हैं, उनकी स्टोरी जानते हैं, तब हमें यही सीखने को मिलता है कि एजुकेशन ही सक्सेस का पैरामीटर नहीं है। हम सब ने सुना है कि फॉरेन की एजुकेशन पैटर्न हमारे इंडियन एजुकेशन पैटर्न से काफी बेहतर है, जिन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी जैसी हर फील्ड में दुनिया को वर्ल्ड लीडर दिए हैं। अगर वर्ल्ड में सबसे अच्छी एजुकेशन पैटर्न की लिस्ट निकाले तो इस लिस्ट में जापान एंड फिनलैंड का नाम सबसे टॉप पर होता है। बट आई एम सरप्राइज कि हमारे सूरत में कोई एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन इस ट्रेडिशनल एजुकेशन पैटर्न को चेंज करने की ट्राई कर रहा है। जापानीज एंड फिनलैंड का एजुकेशन मॉडल यहाँ पर इंप्लीमेंट करने की बात कर रहा है। फिर क्या था, मैं निकल गया इसी स्कूल की विजिट करने, क्योंकि मुझे जानना है कि क्या इंडो फिन एंड जापानीज मॉडल वाकई में इंडियन क्यूरिकुलम के साथ सेट होंगे। अगर सेट हो रहा है तो क्या पेरेंट्स इनको अपना रहे हैं? क्या वाकई में इस स्कूल में स्टूडेंट लर्निंग बाय डूइंग से स्टडी कर रहे हैं? ये पूरा वीडियो आपके लिए इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि अगर मुझे मेरे सवालों के जवाब मिल गए तो आपके बच्चों के एजुकेशन के लिए मैं एक बेटर ऑप्शन दिखा सकता हूँ। मैं आ चुका हूँ दांडी रोड पर द रेडिएंट वर्ल्ड स्कूल पर। मैंने स्कूल में जैसे ही एंटर किया, सबसे पहले मेरी नजर गई ग्राउंड पर। ये सब देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि साला मेरी स्कूल में ग्राउंड क्यों नहीं था। स्कूल में हम बाद में जाएंगे, लेकिन यहाँ पर प्लेग्राउंड में बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। चलिए उनसे कुछ पहले सवाल पूछते हैं, क्योंकि टीचर्स तो हमें आंसर देंगे ही, इनके ट्रस्टी से भी मिलने वाला है, प्रिंसिपल से भी मिलने वाला है। लेकिन बच्चों से पूछते हैं कि क्या वो इस मॉडल को वाकई में एंजॉय कर रहे हैं या नहीं। एक्सक्यूज मी मिस्टर रोनाल्डो, आप अपनी जर्सी दिखाइए पहले। ओके, सो नंबर 7 रोनाल्डो। क्या नाम है बच्चा आपका? My name is Diyan. ओके, आप कौन से स्टैंडर्ड में है अभी? Fifth. 5th क्लास में। ओके, सो आप यहाँ पर खेल रहे हो, आपको क्या पसंद है, स्कूल या फिर प्लेग्राउंड? मेरे को दोनों पसंद है, क्यों? क्योंकि स्कूल में काइजन मोड ऑफ लर्निंग सिखाते हैं, सो काइजन मॉडल क्या है? एक्टिविटी एंड क्लासरूम। ओके, तो मतलब कि आप एक्टिविटी करते करते सीखते हैं। अब बच्चा, आप मुझे अपने प्रिंसिपल से मिला सकते हैं, प्रिंसिपल या ट्रस्टी से? चलो सर, कैसे है? वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? आई एम डूइंग ग्रेट। मैंने बच्चों को अभी खेलते हुए देखा, सो लाइक मुझे इतनी खुशी हुई कि नहीं, यहाँ पर बच्चे सिर्फ अंदर पढ़ नहीं रहे। हालांकि मैंने इंस्टाग्राम पर और न्यूज़ में जहाँ पर आपकी एक्टिविटीज़, मार्केटिंग एक्टिविटीज़ हो रही हैं, वहाँ पर देखा था जापानीज़ मॉडल। और हमारा जब पॉडकास्ट हुआ था तब भी हमने बात की थी कि कुछ हम नया करने वाला है। सो आई एम क्यूरियस कि ये कैसे रन करता है वगैरह वगैरह। बट माई फर्स्ट क्वेश्चन इज के हमने जब पॉडकास्ट किया था तब आपने बताया कि रेडियस स्कूल में सब अच्छा चल रहा है, बच्चे आ रहे हैं, बच्चे को रिजल्ट मिल रहा है, पेरेंट्स आर सेटिस्फाइड, तो फिर ये एक्सपेरिमेंट करने की क्या जरूरत थी? हमने जब बात किया था ना, तो मैंने आपको बोला था भाई, एक माइंड में एक ऐसी चीज है जो सूरत के लिए, इंडिया के लिए बहुत जरूरी है, वो है डिसिप्लिन और क्रिएटिविटी। हमारे सूरत में या गुजरात में या इंडिया में अभी जो बच्चे डेवलप हो रहे हैं वो व्यूअर्स हो रहे हैं, उनको व्यू की आदत पड़ गई है, वो क्रिएटिविटी नहीं है उसमें। तो ये कॉन्सेप्ट पूरा क्रिएटिविटी बेस्ड कॉन्सेप्ट है, और यहाँ पे फिनलैंड से क्रिएटिविटी और जापान से डिसिप्लिन लेके कुछ कंबाइन वर्जन सीबीएसई कॉन्सेप्ट में हम ऐड करने वाले हैं। ओके, लेकिन आपने जापान और फिनलैंड ही क्यों चुना? मतलब कि यूएसए की एजुकेशन पैटर्न भी अच्छी है और बहुत सारी डेवलप्ड नेशंस हैं, जर्मनी, फ्रांस, सभी की, तो फिर जापान एंड फिनलैंड ही क्यों? कहीं ना कहीं सभी कंट्री में उनके कॉन्सेप्ट अलग अलग है। इंडिया में हमारा एक कॉन्सेप्ट है, जापान में है, अमेरिका में है, कनाडा में है, लेकिन फिनलैंड के पास जो कॉन्सेप्ट है, जो क्रिएटिविटी है, जो हमारे यहाँ के बच्चे कॉलेज लेवल पे जो करते हैं वो वहाँ पे प्री प्राइमरी में कर रहे हैं, तो वो क्रिएटिविटी हमें बचपन से देनी पड़ेगी। और जापान के पास है उनकी संस्कृति और डिसिप्लिन, जो कहीं ना कहीं हम भूल जा रहे हैं, हम उनको फॉलो नहीं करते हैं। तो वो कॉन्सेप्ट के साथ हमें ये फिनलैंड का क्रिएटिविटी और जापान का डिसिप्लिन और अपना कल्चर एक्टिविटी जो है वो हमें फॉलो करवानी है, ताकि हमारी आने वाली जो जनरेशन है, जो हमें बच्चे पढ़ रहे हैं, वो आगे जाके हमारी संस्कृति को ना भूले
और उनके क्रिएटिविटी उनके माइंड में डेवलप हो। नहीं नहीं, ये थॉट तो अच्छा है, लेकिन आप जापान गए होंगे, शायद से फिनलैंड भी गए होंगे, क्या चीज आपने वहां पे नोटिस की जो इंडिया में नहीं जापान में जो मैंने देखा डिसिप्लिन, है? एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना, वो जो चीज है वहाँ जापान में वो फैमिली के थ्रू उनको मिलती है। स्कूल में तो उनको वो डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ता है, रिस्पेक्ट देना पड़ता है, लेकिन वो फैमिली उनको सपोर्ट करती है। बच्चों को जब उनका बोर्न होता है तब से फैमिली उस तरीके से उनको ट्रीट करती है। यहाँ की जो नई जनरेशन है हमारी, वो कहीं ना कहीं ये मीन्स फॉलो नहीं कर रही है, हमारी संस्कृति को भूल जा रही है, और बड़ों का आदर करना जो है, वो रिस्पेक्ट जो है वो कहीं ना कहीं नहीं है यहाँ नहीं पे। है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आप अगर गाड़ी लेके जा रहे हो, पीछे से कोई यंगस्टर कंटिन्यू हॉर्न लगाता हुआ और कैसे भी चलाता हुआ आपके पीछे आता है, आपको साइड से कट लगा के आपके सामने ऐसा घूरेगा जैसे आपको मारने वाला है। ये हुआ। क्योंकि उसमें वो आदर नहीं है बड़ों का, उसमें वो रिस्पेक्ट नहीं है, उसमें वो डिसिप्लिन नहीं है। तो वो हमें अभी के बच्चों में वो डालेंगे तो 15 साल 20 साल बाद वो हमें मार्केट में दिखेंगे। आज बीज बोना पड़ेगा, तब तभी जाके market में फल मिलेगा। हमें मिलेंगे डेफिनेटली। जब ये सब कुछ सेट चल रहा था, नो डाउट आपके दिमाग में ऐसे थॉट आए भी कि नहीं मुझे कुछ करना है, लेकिन टर्निंग पॉइंट क्या था और इसकी प्रिपरेशन कैसे की ये पूरा मर्ज करने की, वो मुझे जानना है। 5-6 साल पहले मैं फिनलैंड गया था, तो फिनलैंड की जो क्रिएटिविटी है उसको हम यहाँ पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसमें 2 साल हमने लगाए। 2 साल बाद हमने द रेडियन इंटरनेशनल स्कूल में अप्लाई किया और सक्सेसफुली 3-4 साल से हमारा वहाँ चल रहा है। क्या क्या आपने अप्लाई किया? फिनलैंड बेस्ड एजुकेशन प्री प्राइमरी में, क्योंकि फिनलैंड का जो एजुकेशन है प्री प्राइमरी लेवल के लिए बहुत अच्छा है। तो टोटल फिनलैंड बेस्ड एजुकेशन सीबीएसई कॉन्सेप्ट में हमने डाला और बच्चों को अप्लाई करवाया। उसके बाद मैंने न्यूजीलैंड, अमेरिका, कनाडा सब जगह का वो एजुकेशन सिस्टम जो है वो देखा, लेकिन जो जापान का मैंने जब विजिट किया तो जापान में जो उनका डिसिप्लिन वाला जो पॉइंट था वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे लगा, क्योंकि अभी जो नेक्स्ट जनरेशन है उनको ये बहुत ज़रूरत है। जब मैं जापान गया उससे पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब भी 2 महीने पहले जापान गए थे। वहाँ के जो एम्बेसडर थे उनसे मिले थे, हम भी उन एम्बेसडर से मिले। यहाँ की जो एजुकेशन सिस्टम है उसके बारे में बात किया, वहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट है उसके बारे में हमने बात किया। इवन वहाँ के जो एम्बेसडर थे उनकी बेटी जो स्कूल में पढ़ती थी वो स्कूल में हमने विजिट किया, और एम्बेसडर ने हमको ऐसा बताया कि मेरी बेटी भी अगर मिस्टेक करती है तो उसको भी पोछा लगाना पड़ता है, टॉयलेट साफ करना पड़ता है, टेबल साफ करना पड़ता है। वो एक डिसिप्लिन का भाग है, कोई चीज़ या कोई काम छोटा नहीं होता। उस लेवल का आदमी जो है, पर्सन जो है वो इस लेवल पे कोई भी चीज़ छोटी नहीं है, उस लेवल तक वो जा सकता है। तो हमारे यहाँ इंडिया में अगर हम उसको उठक बैठक भी करवाए, सिटअप्स भी करवाए, तो दूसरे दिन पेरेंट्स आके आपको बच्चे के सामने टीचर को कुछ भी बोलेंगे। तो डिसिप्लिन नहीं है। तो डिसिप्लिन लाने के लिए इस बच्चे को हमें अभी से सिखाना पड़ेगा, तो 22 साल बाद या 25 साल बाद वो मार्केट में आएगा डेफिनेटली। लेकिन आपने जो अभी पॉइंट बताया कि पेरेंट्स वाला पॉइंट, वो मैंने काफ़ी स्कूल में, और जबकि मैं कोविड से पहले मैं भी टीचिंग ही करवाता था, तो मैंने काफ़ी बार वो नोटिस भी किया है कि पेरेंट्स अपने बच्चों का, मतलब कि वो इतनी सारी उनको फैसिलिटी दी हुई है कि उसको कुछ भी करवाना नहीं है। देखो, वो मोबाइल देख के उठता है, अपने साथ मोबाइल भी रखता है, अपने मतलब कि क्लास वर्क करे या होमवर्क करे या ना करे, उससे वो भी कोई उसको फैसिलिटी मिलनी चाहिए। जबकि आप डिसिप्लिन लाने की सोच रहे हैं, जैसे कि आपने अभी जापान का बताया कि वहाँ पे एम्बेसडर का बेटा भी झाड़ू पोछा लगाता है। अगर हम इसको लार्ज स्केल में जब करवाएंगे तो क्या यहाँ के जो पेरेंट्स हैं, मतलब कि गुजरात या फिर सूरत के जो पेरेंट्स हैं, वो अपने बच्चों में ये डिसिप्लिन लाने के लिए आपके साथ सेट है, प्रिपेयर्ड है? आपने बोला टेक्नोलॉजी का यूज़ ज़्यादा है, फैसिलिटी ज़्यादा दे रहे हैं, तो अभी का जो समय हो टेक्नोलॉजी का है, उसमें हम मना नहीं कर सकते। आप फ़ोन यूज़ करो, नो प्रॉब्लम, आईपैड देखो, कुछ भी देखो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो प्रॉपर उसमें क्या करना है आपको। आप ऐसा ना बनो कि आप देखते देखते आप व्यूअर्स हो जाओ। आपको क्रिएटर्स बनना है, आपको कुछ बिजनेस सेटअप करना है, आपको जॉब क्रिएट करनी है इंडियंस के लिए, तो आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है वो बाहर आएंगी। डिसिप्लिन का जो पॉइंट है, तो कहीं ना कहीं
अगर बच्चों में डेवलपमेंट दिखेगा तो पेरेंट्स उसमें 100% एग्री होंगे और उसकी शुरुआत किसी को करनी पड़ेगी। तो ये एक हमने स्टार्ट किया है सीबीएसई कॉन्सेप्ट में इन जापानीज मॉडल लर्निंग विद जॉय। जॉय। यही बच्चे अभी खेल रहे हैं तो वो मतलब कि जब मैंने बच्चे से बात भी की तो उसका जो कॉन्फिडेंस था ना, उस कॉन्फिडेंस से मैं समझ गया कि नहीं, अगर हम किसी को हंसते हंसाते खिलाते खिलाते अगर हम कुछ सिखा रहे हैं ना तो उसकी इम्पैक्ट बहुत ज्यादा पड़ती है। इन जनरली इंडियन पेरेंट्स जो है अपने बच्चों के साथ एक्सपेरिमेंट से डरते हैं कि मेरा बच्चा एक स्कूल में है, अगर दूसरी स्कूल में जाएगा तो वहाँ के टीचर्स, उनके कल्चर, उनके फ्रेंड सर्कल सब कुछ चेंज हो जाएगा। यहाँ तो हम सीबीएसई के साथ एक पूरा मॉडल नया इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो बच्चे या फिर उनके पेरेंट्स डरते नहीं है अपने बच्चों को रिस्क लेने से? नहीं, क्योंकि हमारा जो सीबीएसई एफिलिएशन जो है वो सीबीएसई बुक तो सेम ही रहने वाली है। आप यहाँ पढ़ो या कोई दूसरी स्कूल में, लेकिन जो पढ़ाने का तरीका है वो हमारे पास कुछ डिफरेंट है। हमारा जब पॉडकास्ट हुआ था तब मैंने आपको बोला था कि दो पेज के बीच में जो भी बुक है उसके बाहर का जो भी आपको आता है वही रियल एजुकेशन है। तो वही रियल एजुकेशन हम यहाँ देने वाले हैं। मुझे ये सब कुछ आप जब मुझे बता रहे हैं तो मुझे इसमें इतना इंटरेस्ट आ रहा है कि मैं अब ना पूरा सिस्टम देखना चाहता हूँ कि कौन सी एक्टिविटीज होती हैं, क्या अलग है हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम से। तो अगर मुझे दिखा सको तो पक्का मैं आपको हमारे प्रिंसिपल मैम से मिलवाता हूँ, तो आपको एजुकेशन रिलेटेड जो भी चीज है, जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए आपको वहाँ डेफिनेटली प्लीज। हेलो मैम, कैसे हैं आप? या आई एम गुड। या बहुत अच्छा लगा मुझे किशन सर ने अभी पूरी स्कूल के बारे में बताया, इसके विजन के बारे में बताया, लेकिन एज ए प्रिंसिपल मुझे आपका भी विजन जानना था कि आपका क्या विजन है ये इंडोफिन या फिर हम जो जापानीज मॉडल को सीबीएसई करिकुलम के साथ जो मर्ज कर रहे हैं, आपका क्या विजन है? Being a principal of the Radiant World School, like the vision of myself is we want to make a creative thinkers, okay, not a memorizer. अभी तक हम वही रट्टा लगाते के आए हैं और जहां तक हम सभी ने एक्सपीरियंस किया है कि वो रट्टा कहीं पर काम नहीं आ रहा, राइट? सो या गुड इनिशिएटिव। So how we can do it, like like as you know, we have adopted the Indo-Finnish and the Japanese model. So the Indo-Finnish, we are making the child-centered learning using play-based method. जो मैंने बोला आपको creative thinkers. So this Indo-Finnish will give a strong base to prepare the creative thinkers, right? So मेरा preparation हो गया first stage में, जैसा pre-primary हम Indo-Finnish कर दिए, then the child is going to the grade 1. ठीक है, grade 1 onwards हम Japanese model कर रहे हैं, so that the child can be in a strong stress-free environment, disciplined environment, so that we can make a global citizen or a future leaders, okay, in such a way. क्या लेकिन जब हम ग्लोबल लीडर्स की बात कर रहे हैं तो इंडिया को अभी सख्त जरूरत क्या है? ग्लोबल जॉब क्रिएटर। बिकॉज हम कहीं ना कहीं देखते हैं कि ज्यादातर हमारी एजुकेशन सिस्टम जो है वो हमें जॉब सीकर बनाती है। हमने कहीं हर जगह सुना है और हमने ये एक्सपीरियंस भी किया है। क्या हम इस एजुकेशन पैटर्न से या फिर एजुकेशन मॉडल से हम जॉब क्रिएटर बना सकेंगे? Yes, definitely, because here we are not creating students for their examination. We are creating the students for their life. Okay? So obviously they can be what you asked. Definitely they can be successful in that areas as well. जब हम ऐसे फैंसी टर्म्स की बात करते हैं जैसे कि इंडो फिनिश मॉडल या फिर जापानीज बेस्ड मॉडल, तो मुझे आपके पास से वो सारी एक्टिविटीज जाननी है कि मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक जब भी बच्चा एडमिशन लेते हैं वहाँ से जैसे ही वो आगे के ग्रेड में जाएगा क्या क्या एक्टिविटीज होगी ना, मुझे वो देखनी है। आप अगर मुझे दिखा सकती है तो मैं मेरी ऑडियंस को भी लाइव दिखा सकूंगा कि हाँ ये एक्टिविटी इस तरह से होती है। डेफिनेटली वी कैन। रेडिएंट वर्ल्ड स्कूल में एंटर करते ही मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं किसी टिपिकल स्कूल में नहीं बल्कि किसी लर्निंग स्पेस में आया। जब प्रिंसिपल मैम अपना विजन एक्सप्लेन कर रहे थे तब मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल था, हमारे सूरत में ऐसा पॉसिबल है? यहाँ पर स्टूडेंट्स पर कोई प्रेशर नहीं दिखता, कोई लाउड इंस्ट्रक्शन नहीं, फिर भी सब कुछ डिसिप्लिन में है। उस मोमेंट पर मेरी क्यूरियोसिटी और बढ़ गई कि अगर बच्चों को फ्रीडम दी जाए तो क्या वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल बनते हैं? और यही से इस स्कूल की विजिट मेरे लिए इंटरेस्टिंग होती जा रही है।
सो जहाँ हम खड़े हैं अभी ये एरिया है स्ट्रांगली सपोर्ट करता है जो आउटडोर लर्निंग से बच्चों को, जैसा नॉर्मली हम एवरीबडी हम मानते हैं बुक कैन नॉट टीच बट द नेचर कैन टीच, राइट। सो हमारे स्कूल की जो मॉर्निंग सर्कल टाइम है ये यही जहाँ पे हम बच्चों को यूज करते हैं। ये सर्कल टाइम एग्जैक्टली होता क्या है? सर्कल टाइम में टीचर और बच्चे के इंटरेक्शंस होते हैं जो उस दिन की डे एक्टिविटीज के बारे में, उसके अलावा भी जो बच्चों को हम वैल्यूज इनकलकेट करना चाहते हैं उस रिलेटेड डिस्कशंस होता है। सो मॉर्निंग हमने प्रेफर इसीलिए किया सर्कल टाइम, तो एक इमोशनल सेटिंग होता है बच्चों का और एक हैप्पी एनवायरनमेंट द डे स्टार्ट में हम क्रिएट करके फिर क्लास के अंदर जाते हैं। पूरी एनर्जी पूरे दिन तक रहती है। यस यस, डेफिनेटली, दैट इज द पर्पस ऑफ सर्कल टाइम। ओके, और इसका इम्पैक्ट बच्चों की लाइफ में क्या रहने वाला है? हाँ, मतलब कि नॉट फॉर द डे, फॉर द लॉन्ग टर्म इसकी क्या हैबिट बनती है? फॉर एग्जाम्पल हम नॉर्मल जैसा सुबह उठते हैं कि एक प्रेयर करते हैं, नॉर्मली जो भी भगवान को मानते हैं प्रेयर करते हैं और मेडिटेशंस करते हैं, राइट। ये रेगुलर हमारा रूटीन होता है। जैसा स्कूल लाइफ में मैं स्कूल में एंट्री किया तो एक इमोशनल सेटिंग मुझे करना है। आई विल बी वेरी हैप्पी विथ माय टीचर, विथ माय पीयर ग्रुप। ओके, वो बच्चों को एक जनरेट एनर्जी क्रिएट करती है, वो लर्निंग को एक्टिवेट करती है। दैट इज द थिंग। इसके अलावा कौन कौन सी एक्टिविटीज होती हैं? तो वो हम क्लासरूम के अंदर दूसरे एक्टिविटीज करते हैं। जैसे सर्कल टाइम के बाद बच्चा क्लास के अंदर आता है तो एक वेलकम ग्रीटिंग के साथ अंदर आता है। तो ये सारे क्रिएटिव्स बच्चों ने बनाए? टीचर ने बनाया क्रिएटिव्स, ओके, बट ये क्रिएटिव्स इसीलिए बनाया इसमें से बच्चा चूज करेगा। फॉर एग्जांपल इफ मैं एक क्लास की बच्ची हूँ, ठीक है, व्हेन आई एंटर आई फील लाइक टू हग माय टीचर, सो टीचर विल हग द चाइल्ड, देन द चाइल्ड विल एंटर इनटू द क्लास। इसमें से ये मिलता है कि ये कनेक्शन जो बॉन्डिंग है ना टीचर और स्टूडेंट का, वो एक क्रिएट होता है एवरी डे। टीचर मेरे लिए मतलब है दैट बॉन्डिंग कैन बी क्रिएटेड बाय दीस काइंड ऑफ वेलकम। ओके, फिर ये क्लासरूम किस लिए है? तो जैसा हमने डिस्कस किया, जैसा मॉर्निंग हमारा सर्कल टाइम होता है, उसके बाद बच्चा क्लासरूम के एक्टिविटी में इंटर होता है, ठीक है, तभी एक क्रिएटिव कॉर्नर्स होता है क्लास में। एक क्रिएटिव कॉर्नर्स ऐसे हम बनाते हैं कि बच्चों को जैसा थीम बेस्ड होता है। जैसा अभी हम दिसंबर मंथ में है, ठीक है, तो दिसंबर मंथ में जो थीम बेस्ड है विंटर सीजन होती है, ठीक है, तो विंटर सीजन में क्या क्या हेल्दी फूड खाना चाहिए बच्चों को, हाँ बच्चों को, और जो बच्चा इसमें से मतलब सेलेक्ट करेगा ऐसा क्या क्या फूड, एक्चुअली मैंने आज सुबह क्या खाया, तो बच्चा इधर आके वो ये सब प्लेस करेगा, आई हर्ड दिस टुडे मॉर्निंग करके। okay. तो इसमें क्या मिलती है, जैसा लर्निंग आउटकम में बोल रही हूँ, जैसा बच्चा का एक तो मिल जाएगा मैंने क्या खाया, जो एक इंटरेक्शन करता है टीचर के साथ, दूसरा, ठीक है, ये थीम बेस्ड वो बच्चा का वो लर्निंग आउटकम भी मिलेगा। विंटर सीजन में ये पर्टिकुलर फूड अच्छा है हेल्थ के लिए। सो दीज काइंड ऑफ क्रिएटिव कॉर्नर्स वी मेक इट। ये सब कुछ टीचर्स बच्चों को सिखाते हैं और फिर बच्चे अपने आप करते हैं। या ओके, तो इससे क्या सिखाते हैं, मतलब जैसा बच्चा आज स्कूल में आया, सुबह वेलकम ग्रीटिंग करके अंदर आया, तो ये इमीडिएटली एक क्रिएटिव कॉर्नर के एक इंटरेक्शंस होते हैं बच्चों का। सो ये एक डेली रूटीन है बच्चा का, राइट। जैसा मैं आज सुबह क्या किया, आई एंटर्ड, क्या खाया, दिस इज डेली रूटीन, बट उसमें क्या मिलता है मुझे, मैं क्यों खा रही हूँ, ओके, एक लर्निंग आउटकम एक क्रिएटिव कॉर्नर से बच्चों को मिलता है। ओके, माय क्वेश्चन इज लाइक कि ये सारी क्रिएटिविटीज अब तक इंडिया में तो फिर क्यों नहीं थी? मतलब कि इंडिया में कहीं हो भी रही होगी, लेकिन इन जनरल हम जब नर्सरी या फिर प्लेग्राउंड के स्कूल्स देखते हैं तो ये सब कुछ नहीं होता, ज्यादातर नहीं होता। उसका पीछे का रीजन क्या है, आपको क्या लगता है? ये क्रिएटिव कॉर्नर्स के रीजन क्यों बनाया हुआ? हाँ, मतलब कि ये एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग क्यों नहीं है? See, like this learning, when we think about the creative thinkers, not a memorizer, I say, okay. So when we do this kind of creative corners, automatically मुझे बच्चों का जो स्ट्रेस नहीं देना चाहती हूँ, ऑटो लर्निंग होता है उसमें। ओके, ठीक है, ऑटोमेटिकली बच्चा लर्न करेगा वो क्रिएटिव कॉर्नर से। दैट इज व्हाई वी आर मेकिंग दिस काइंड ऑफ क्रिएटिव कॉर्नर्स। ये क्रिएटिव कॉर्नर्स क्यों हुआ, मतलब कि आइडिया कहाँ से? नॉर्मली हर स्कूल में ऐसा ही होता है कि बच्चा का एक बुक्स दिया जाता है, बच्चा उसमें से टीचर पढ़ाता है, बच्चा उसमें से टिक करता है और वर्कशीट देते हैं और इमेजेस होते हैं, उसमें से बच्चा टिक करेगा ये विंटर की फूड क्या है, ये क्या है। उससे ज्यादा जब बच्चा परफॉर्म करता है कुछ क्रिएटिव कॉर्नर में, उसके कॉन्सेप्ट बेस है ना बहुत स्ट्रांगली अंडरस्टैंडिंग होती है, ठीक है, दैट इज द पर्पस वी डिड दिस। ओके, और जब तक हम कुछ फिजिकली, जब तक कि अगर मैं साइंटिफिकली बोलूँ तो किसी भी काम में हमारी मसल मेमोरीज यूज नहीं होगी तो वो हमारी हैबिट नहीं बनेगी। अगर कहीं पर भी हमारी मसल मेमोरीज यूज हो रही है
तो हमें कुछ याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। Yes, like learning by doing. लर्निंग बाय डूइंग, Yes, obviously. जापानीज में यही मॉडल Yeah, है, that's the main लर्निंग बाय डूइंग एंड लर्निंग विद द जॉय। Yeah, learning. और यही चीज अगर कोई भी प्ले नर्सरी या फिर जो सीनियर जूनियर केजी के स्टूडेंट्स हैं उनको सिखा रहे हैं या फिर पढ़ा रहे हैं, प्राइवेट कोचिंग में ऐसा कुछ अगर इम्प्लीमेंट करेंगे ना, तो आई डेफिनेटली शेयर कि बच्चों को बहुत बेनिफिट होगा। इन जनरल मैम आप कंसेप्ट बेस्ड लर्निंग की बात करते हैं, राइट? तो एक्चुअली ये कंसेप्ट होते कैसे हैं और क्या एक्टिविटीज की जाती है बच्चों के साथ? कंसेप्ट बेस्ड लर्निंग का मतलब ये है, बच्चा मेमोराइज नहीं करता, अंडरस्टैंड करता, लर्निंग बाय डूइंग, एज वी डिस्कस इन दी Yep. क्रिएटिव कॉर्नर, राइट? सो नॉर्मली एक एग्जांपल मैं दे सकती हूँ, हमारे स्कूल में जो हम फॉलो करते हैं, लाइक नॉर्मल स्कूल्स में 8 पीरियड कैसे होता है? मतलब कि बच्चों को, मतलब कि अगर लिखना किया तो वो लिखने लगेंगे, अगर कलर्स करने हो तो कलर्स करने Colour लगेंगे। करते हैं। ये स्टैंडर्ड के बच्चों की अगर हम बात करें तो हाँ, definitely। हम ऐसे 8 पीरियड में हमारे एक्टिविटी जो कॉन्सेप्ट बेस्ड है ऐसा होती है, जैसा ग्राउंड हमने देखा सर्कल टाइम में, ठीक है? तो बच्चा वो ग्राउंड पे जाता है ड्राइंग बुक लेके, ठीक है? तो वो लीफ के जो शैडोज मिलती है ना, उसमें से वो ड्राइंग करता है। ओके, तो इसमें क्या है, एक नेचुरल लर्निंग भी होता है, एट द सेम टाइम एक क्रिएटिव लर्निंग भी करता है बच्चा। हम बच्चा का कुछ ऐसा ये कलर पेंसिल नहीं दे रहे, क्रायॉन्स नहीं दे रहे, कलर्स नहीं दे रहे, ठीक है? और स्ट्रक्चर्ड इमेज नहीं दे रहे, जो इमेजिनेशन से जो क्रिएटिविटी आता है ना बच्चों को, वो करता है बच्चा। सो इसमें से क्या मिलता है बच्चों को, जैसे उनके आर्ट पीरियड का इंटरेस्ट है ना, वो क्रिएट होता है। वो एक्साइटेड भी होगा कि Excited yes, भी। इसका लेक्चर है। यस। इन जनरली होता क्या था कि बच्चों को ना, कई बच्चे रोते हैं स्कूल आते हुए कि यार नहीं जाना, क्योंकि वो बोर होते हैं, उसको वो मजा नहीं आता। लेकिन आई मस्ट से कि लोग यहाँ पर एंजॉय करेंगे, क्योंकि मैं जब से स्कूल में आया हूँ, शायद से 1 घंटा हुआ, तो मुझे मजा आया। आई एम फीलिंग लाइक कि यहाँ पे रुक जाओ ऐसा। सो दैट इज ऑफकोर्स कि आपका एटमोसफियर और एक्टिविटीज क्या है उसके हिसाब से भी ये चलता है, बच्चों के माइंड के अंदर ये इफेक्ट जाती है कहीं ना कहीं। और क्या क्या एक्टिविटीज है प्लीज? कैन वी मूव इन अदर रूम, देन Definitely, आई कैन yeah. शो इट। आपके पास ये रूम्स बहुत सारे हैं। जैसे जैसे मैंने क्लासरूम्स ऑब्जर्व किए, मेरे कई क्वेश्चंस के आंसर मुझे खुद ब खुद मिलने लगे। मॉर्निंग सर्कल सिर्फ असेंबली नहीं है, वो बच्चों की इमोशनल ग्राउंडिंग है। 4 क्रिएटिव कॉर्नर्स में बच्चा खुद डिसाइड करता है कि वो आज कैसे सीखेगा, आर्ट, लॉजिक, लैंग्वेज या इमेजिनेशन। ये सिस्टम बच्चों को मार्क्स के लिए नहीं, लाइफ के लिए तैयार करता है। और पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ा रिलीफ यहाँ है कि लर्निंग स्कूल में होती है, पर घर पर होमवर्क का स्ट्रेस नहीं। ये एजुकेशन मॉडल बच्चों में कॉन्फिडेंस, क्यूरियोसिटी और इंडिपेंडेंस बिल्ड कर सकता है, जो हर पेरेंट्स अपने चाइल्ड में चाहता है। ओके, चलिए मैं आपको है ना हमारे कैंटीन भी दिखा देती हूँ, वेयर वी आर प्रोवाइडिंग अ हेल्दी फूड। एक्चुअली ये लंच टाइम भी है। यस, लंच टाइम, और बच्चे भी हैं, so Great. we can see that how the healthy food and what you are providing in our canteen. So अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे कि सर्कल टाइम, वेलकम ग्रीटिंग, हाँ। कंसेप्ट बेस्ड लर्निंग, ओके, ये सब करने के लिए बच्चों को तो एनर्जी तो चाहिए, Energy चाहिए और nutrition भी चाहिए। Yes, this is the area we provide the healthy and nutritious food. Even our nutritionist design the हर एक फूड का जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज है ना, उसी हिसाब से रोज के मेनू प्रिपरेशंस भी होती है, so that the child can learn with a healthy environment. तो मैम हर रोज का जो लंच होता है या फिर हर रोज का जो मेन्यू होता है वो अलग अलग होता है? या अलग अलग होता है, इवन ब्रेकफास्ट और लंच दोनों होती है बच्चों को। ब्रेकफास्ट और लंच? या दोनों Okay. दोनों इस वे पे डिसाइड होता है, जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज है बच्चों को मिलना चाहिए हर दिन, उसी हिसाब से हम डिसाइड करते हैं। ओके, जैसे बच्चे के लंच खत्म होती है, फिर रिफ्लेक्शन टाइम होते हैं हर एक क्लास में। व्हाट इज रिफ्लेक्शन टाइम? रिफ्लेक्शन टाइम ये है कि पूरे दिन में बच्चा ने क्या लर्न किया, एक Okay. डिस्कशन सेशन होती है, Kind जैसा of summary? नॉर्मली Kind of summary? Yeah, summary, and not only a summary, it is a learning outcome of the day. That is और reflection. वो क्यों जरूरी है? That is very important because as I said, like बच्चा concept based learning कर रहा है, so what is my learning of the day? उसको पता चलना That चाहिए। we fix it on reflection time. ओके, ग्रेट। मेरे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जैसे कि आपने मुझे जो एक्टिविटीज बताई है वो तो इनिशियल लेवल पर एक्टिविटीज है, नो डाउट। फिनलैंड और जापान में इससे भी बहुत सारी इलेबोरेटेड एक्टिविटीज हो रही होंगी। यहाँ से हम आगे कैसे जाने वाले, मतलब कि ये बच्चे जो जैसे अपने स्टैंडर्ड आगे जाएंगे
तो क्या क्या एक्टिविटीज एड ऑन सो होंगी? जापान इज मॉडल ऑफ लर्निंग में जो प्रिंसिपल्स होते हैं, लाइक मैंने आपको बताया कैसन मॉडल होती है, कैसन मॉडल ये होती है कि एक कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट एंड डेवलपमेंट होती है। कंटिन्यूअस डेवलपमेंट कब होती है कि लर्निंग बाय डूइंग। सो ये एक ही साल में नहीं होने वाला। ग्रेड 1 के लेवल के जो एक्टिविटीज होती है कंसेप्ट बेस्ड होती है वो परफॉर्म होगा, देन बच्चा नेक्स्ट ग्रेड जाएगा, अपर ग्रेड जाएगा, उसी हिसाब से हम हर एक प्रिंसिपल्स का प्लानिंग करते हैं। इन जनरल मैम, जापान में ऐसा कंसेप्ट है कि स्टैंडर्ड 3 तक या जो बच्चा है वो 8 साल तक का नहीं हो जाता, उसके ऊपर कोई भी एग्जामिनेशन का प्रेशर नहीं दिया जाता। तो आपने जो ये मॉडल फ्यूज मॉडल इंट्रोड्यूस किया, क्या उसमें क्या यही पैटर्न रहने वाला है? या वी आर ऑल्सो गोइंग टू फॉलो द सेम पैटर्न। कोई एग्जामिनेशन नहीं? नहीं नहीं, कोई एग्जामिनेशन नहीं। ओके, अगर कोई एग्जाम नहीं है सो उसका प्रोग्रेस मेजर कैसे होगा या फिर असेसमेंट कैसे होगा? जैसा डे टू डे उनकी ऑब्जर्वेशंस होती है, जैसा कंटिन्यूअस असेसमेंट हम बोलते हैं एज पर सीबीएसई भी कंटिन्यूअस असेसमेंट टीचर्स करते रहते हैं, जैसा बच्चा कैसा इंटरेक्ट करता है, पर स्मॉल ग्रुप एक्टिविटीज कैसा करता है, और कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट छोटे छोटे हम देते हैं, उसमें से बच्चों के इन्वॉल्वमेंट कैसे होता है, उसका क्रिएटिविटी की लेवल कहाँ तक जा रही है, ऐसे हम असेसमेंट करते हैं बच्चों की। ओके, सो देखिए, स्टैंडर्ड 3 तक आप कोई एग्जाम नहीं लेते, लेकिन बोर्ड एग्जाम्स तो है। जैसे आपने बोला कि सीबीएसई है, तो बोर्ड एग्जाम्स तो रहने वाले हैं। आगे चल के इंडिया तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का हब है, तो वो किस तरह से मतलब कि प्रिपेयर होगा इसके लिए? जैसे ग्रेड 4 ऑनवर्ड्स हम एग्जामिनेशन पैटर्न फॉलो करते हैं एज वी आर अबाउट टू प्रिपेयर देम फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। जो रेगुलर असेसमेंट सिस्टम है सीबीएसई बेस्ड वो फॉर्म फॉलो करते हैं, बट जो कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग के थ्रू वो फॉलो होता है। ओके, सो सीबीएसई करिकुलम है वो ये सारे स्टूडेंट कहाँ से सीखना स्टार्ट करेंगे? हमारे जो जापानीज मॉडल ऑफ एजुकेशन है जो ग्रेड 1 में से हम फॉलो करते हैं, बट करिकुलम वी टेक फ्रॉम सीबीएसई ओनली द लर्निंग पैटर्न व्हाट वी आर यूजिंग, राइट, दैट वी आर टेकिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ जापानीज मॉडल एंड वी आर इम्प्लीमेंटिंग सो दैट द बच्चा का जो स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए कॉन्सेप्ट बेस्ड, वो लर्निंग स्ट्रॉन्ग होगा। एज आई सेड दे विल बिकम अ क्रिएटिव मतलब कि जो हमारा कोर है वो स्ट्रांग होना चाहिए। Yes. राइट। अब तक आपने जितने भी बच्चों का असेसमेंट किया होगा या फिर जितने भी बच्चों को ऑब्जर्व किया है, इन जनरल नॉर्मल स्टूडेंट्स होते हैं वो, और यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं आपने क्या चेंजेस दिखे? चेंजेस ये देखा मैंने, जैसा मेरा बच्चा जो कॉन्सेप्ट लर्न करता है वो सिर्फ एग्जाम के लिए लर्न नहीं करता है, असेसमेंट के लिए लर्न नहीं करता है, दे आर लर्निंग फॉर देयर लाइफ टाइम तक उनको वो कॉन्सेप्ट याद रहेगा। Okay. This is what the difference I have seen on them, and they are started implementing within them. इन जनरल क्या होता है कि पेरेंट्स है ना अपने बच्चों के साथ बहुत कम एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं कि मेरा मतलब कि और सिक्योरिटी होती है कि ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, ये करेंगे तो क्या होगा। आपके यहाँ पर जब पेरेंट्स एडमिशन लेने के लिए आते हैं उसका क्या माइंडसेट होता है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है? उसके रिक्वायरमेंट नॉर्मली ये होता है कि हाउ फास्ट मेरा बच्चा लर्न कर रहा है, जैसा 95% 98% कैसा मेरा बच्चा लर्न करेगा। दिस इज व्हाट नॉर्मली पेरेंट का माइंडसेट होती है। दे आर नॉट फॉलोइंग द मार्क्स, जस्ट मार्क्स। 10 मार्क्स, बट हम ये समझाते हैं पेरेंट को ये मॉडल ऑफ लर्निंग में बच्चा हाउ डीपली अंडरस्टैंडिंग करता है, सो दैट लॉजिकल रीजनिंग के साथ बच्चा आगे बढ़ सकता है, जो फ्यूचर लर्नर्स ग्लोबल लर्नर्स चाहिए कंट्री के लिए, उस तरीके से लर्निंग लेवल अपग्रेड होती है। ओके, लेकिन जब स्टूडेंट्स को हम इतनी बारीक ऐसे मतलब कि आपने माइक्रो प्लानिंग में सब कुछ डिजाइन किया हुआ है, तो ऑफ कोर्स टीचर्स को भी इसके लिए ट्रेन करना पड़ेगा। तो आपने ये मॉडल इम्प्लीमेंट करने के लिए स्कूल में या फिर जो पूरी इकोसिस्टम है उसमें क्या क्या चेंजेस किए और टीचर्स कैसे ट्रेन होते हैं? तो फर्स्ट वी हैव मतलब कंडक्टेड टीचर्स के ओरिएंटेशन सेशन कंडक्ट किया अबाउट मॉडल ऑफ लर्निंग फ्रॉम फिनलैंड एंड जापान। सो बेसिक ओरिएंटेशन प्रोग्राम ने हमने टीचर्स को हर एक लेवल ऑफ लर्निंग क्या होता है वो एक्सप्लेन किया। फिर हम एवरी 15 डेज का ट्रेनिंग सेशन रखा टीचर्स का। फिर टीचर्स का हमने रिफ्लेक्शन वर्कशॉप रखा, जैसा मैंने बोला रिफ्लेक्शन टाइम चाहिए बच्चों के लिए, सेम वे रिफ्लेक्शन वर्कशॉप भी हमने कंडक्ट किया। सो मैम, लास्ट क्वेश्चन फॉर यू कि अगर हम जापान से और फिनलैंड से एजुकेशन पैटर्न को एडॉप्ट करते हैं, बच्चों को इन्फ्लुएंस करना या फिर बच्चे अपने आप इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि भाई ये हम जापान का कर रहे हैं, फिनलैंड का कर रहे हैं, हम इंडियन जो रूट है मतलब कि हमारी जो स्पिरिचुअलिटी है उसको बच्चों में किस तरह से इंट्रोड्यूस करेंगे? ये विजन है स्कूल की, रूटेड इन वैल्यूज एंड अडॉप्टिंग दी ग्लोबल एजुकेशन। रूटेड इन वैल्यूज की मतलब ये है हाउ वी आर अडॉप्टिंग दी इंडियन वैल्यूज। ऑब्वियसली श्रीमद् भगवद गीता के अंदर जो वैल्यूज हैं
वो बच्चों को हम इधर सिखाते हैं और बच्चे इनकलकेट भी करते हैं. इवन वी हैव एन एपिसोड पॉडकास्ट चैनल है स्कूल की, हाँ, वो भगवत तो मैंने गीता देखी. की जो बच्चों ने लर्न किया, ठीक है, वो शेयर भी करते हैं. एंड ग्रेजुअली एवरी स्टूडेंट इज फॉलोइंग द वैल्यूज. ओके, स्कूल का मिशन क्या है? मतलब कि बच्चों को A1 स्टैंडर्ड में, मतलब कि A1 ग्रेड में कितने गए, A2 ग्रेड में कितने गए, वो करना है या फिर बच्चों को कुछ अलग बनाना है? क्या मिशन क्या है? A mission is the inspired minds, as I said, a creative thinkers, but overall we are preparing the child for their life. ओके, सो किशन सर इज हियर. हम किशन सर से भी कुछ बातें करते हैं डेफिनेटली. तो आकाश भाई, आपने क्या नोटिस किया है, कैसे लगी हमारी सिस्टम जो मैम ने आपको डिटेल में बताया होगा? नहीं, मुझे वाकई में प्राउड फील हो रहा है, क्योंकि मैं एक एजुकेशन सिस्टम को काफ़ी बार मैं ऐसे क्वेश्चन करता हूँ, लेकिन मुझे काफ़ी सारे क्वेश्चंस के जवाब मुझे मिले जब भी हमने कहीं ना कहीं हम जैसे कि बच्चों को बोलते हैं कि भाई आप एक नेचर का ड्राइंग बनाओ, तो वहाँ पे एक सिंपल फंडा है कि वहाँ पर वो थोड़े माउंटेन बनाएंगे, एक रिवर बनाएंगे, एक घर बनाएंगे, एक पेड़ बनाएंगे, एक सूरज बनाएंगे, वो. लेकिन जब आपने क्रिएटिविटी का सोचा ना, तो इंडिया में काफ़ी सारे बच्चों के पास क्रिएटिविटी हम डालते हैं. यहाँ पर आपने जो मॉर्निंग एक्टिविटीज़ के बाद जो 4 कॉर्नर्स वाली एक्टिविटी बताई, आई रियली अप्रिशिएट कि बच्चे वो मसल मेमोरी के साथ इंट्रोड्यूस करेंगे. तो जो कंसेप्ट है लर्निंग विद जॉय, आई कैन रियली सेड कि वो आज हम जो बीज बोने वाले हैं वो आगे बहुत अच्छा हमें फल देंगे. और ये सारे लोगों की ज़रूरत है, सारे एजुकेशन सिस्टम की ये बदलाव की ज़रूरत है. हमें पता है कि आज ये बदलाव नहीं आने वाला, उसको टाइम लगेगा, लेकिन अगर सारे स्कूल ये करेगी तो रिजल्ट अच्छा मिलेगा. लेकिन माय क्वेश्चन इज कि अगर आपका ये मॉडल सक्सेस होता है, क्या आप ये मॉडल गुजरात के सारे स्कूल के साथ शेयर करेंगे? या डेफिनेटली हम ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो सभी के साथ शेयर करने के लिए रेडी है, और उनको टीच भी करेंगे कि ये कॉन्सेप्ट में कैसे पढ़ाना है, ताकि हमारे साथ साथ जो भी स्कूल है उसका भी डेवलपमेंट हो सके, हमारे सूरत के जो भी बच्चे हैं उनका डेवलपमेंट हो सके. 5 साल के बाद का आपका क्या विजन है? आने वाले 5 साल में रेडियन वर्ल्ड में पढ़ा हुआ बच्चा या द रेडियन इंटरनेशनल में पढ़ा हुआ बच्चा, दोनों बच्चे में एक डेफिनेटली हम ये चीज़ कह सकते हैं कि आगे आने वाले 5 साल में या 10 साल में वो बच्चा जब मार्केट में जाएगा तो पूरा डिफरेंट लगे, मीन्स वो पूरा डिफरेंट चीज़ देखेगा, क्योंकि वो पूरा एक्सपीरियंस बिजनेस रिलेटेड हो या सर्विस रिलेटेड हो, हम उनको यहाँ देने वाले हैं एज अ चाइल्ड. तो उसको एक्सपीरियंस मार्केट में काम लगेगा. तो कहीं ना कहीं वो बच्चा जब मार्केट में जाएगा तो कोई उनके साथ फ्रॉड नहीं हो पाएगा, वो टेक्नोलॉजी के साथ अवेयर होगा और दूसरों को रिस्पेक्ट कैसे देनी है, प्लस दूसरों के साथ डील कैसे करनी है, उनका पूरा डिटेल के साथ नॉलेज उनके पास अभी से अवेलेबल होगा. उसको कहीं से किसी को सिखाने नहीं आना पड़ेगा, सिखाने नहीं आना डेफिनेटली, और वो खुद एक्सप्लोर कर सकेगा. जैसे कि हम ग्रेजुएशन या फिर मास्टर डिग्री के बाद कोई भी इंडियन स्टूडेंट खुद से ही एक्सप्लोर करता है और खुद से ही करियर में सेट होता है, वो आप छोटे बच्चों से कर रहे हैं. अगर आपको शॉर्ट में बताना हो कि किसी भी पेरेंट्स को अपने बच्चे को इस स्किल में क्यों एडमिशन दिलवाना चाहिए, तो आपके लिए क्या 3 से 4 स्टेटमेंट होंगे? फर्स्ट, अगर किसी बच्चे को ओवरऑल डेवलपमेंट करवाना है तो एक ऑप्शन है द रेडियन वर्ल्ड स्कूल. दूसरा, बच्चों में क्रिएटिविटी जगानी है, डेवलपमेंट करना है और फैमिली के साथ डिसिप्लिन के साथ उनको आगे बढ़ना है, तो द रेडियन वर्ल्ड स्कूल में वो चीज़ अवेलेबल है. ये करवा सकते हैं डेफिनेटली. ये पूरा एपिसोड कवर करने और स्कूल एक्सपीरियंस करने के बाद मेरे लिए एक बात क्रिस्टल क्लियर हो गई. एजुकेशन का मतलब सिलेबस कंप्लीट करना नहीं, बल्कि बच्चे को कंप्लीट ह्यूमन बनाना है. एंड द रेडियंट वर्ल्ड स्कूल हमें यही सिखाता है कि डिसिप्लिन डर से नहीं, डिजाइन से आता है. अगर बाकी सारे स्कूल्स यहाँ से कुछ सीख सकते हैं तो वो है कम प्रेशर लेकिन स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन. स्कूल में टीचर्स को सिर्फ इंस्ट्रक्टर नहीं, फैसिलिटेटर बनाइए, और पेरेंट्स को सिर्फ ग्रेड एंड मार्क्स से आगे सोचने की जरूरत है, क्योंकि फ्यूचर स्किल्स बुक्स में नहीं, एक्सपीरियंस में बनती है. और शायद यही वो शिफ्ट है जिसकी इंडियन एजुकेशन को सबसे ज्यादा जरूरत है, जहां स्टूडेंट सक्सेस के पीछे नहीं, लर्निंग के प्यार में भागे.